हाय पेरेंट्स, आज मैं एक नया टर्म लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए विच इज़ इंटेरोसेप्शन। क्या होता है ये इंटेरोसेप्शन और इस इंटेरोसेप्शन का ऑटिज़्म में कैसे लिंक होता है? क्या ऑटिज़्म में इंटेरोसेप्शन कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? इन सब सवालों के साथ मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर आर एस बग्गा। इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरे एंड तक देखिए बिकॉज़ ये कुछ ऐसी नई चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा, जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपना पेन बताने में, इनफैक्ट अपना सुसु पॉटी बताने में। तो पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो ऐसी किसी चीज़ के साथ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए, अगेन सेंसरी सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि टोटल 7 तरीके के सेंसरी सिस्टम्स होते हैं। तो आज मैं उस बात को गलत करते हुए एक नया सेंसरी सिस्टम लेकर आया हूँ जिसे हम कहते हैं इंटेरोसेप्शन। इंटेरोसेप्शन होता क्या है? अब ऑब्वियसली अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड है थ्रू माय चैनल तो अब आपको पता लग गया होगा कि प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है ना? तो प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली एक मैसेज होता है जो ब्रेन मसल कन्वे करती है ब्रेन तक और ब्रेन मसल तक मैसेज पहुंचाता है। तो ये कनेक्शन को हम यूजुअली कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव कनेक्शन। इसी तरीके से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी मसल्स हैं वो ना एक्चुअली 3 तरीके की मसल्स होती हैं। एक स्केलेटन मसल्स वो होती हैं जो मेरी बोन्स के साथ अटैच्ड हैं। जैसे कि अगर हम बोले मेरी बाइसेप्स मसल हो गई, मेरी क्वाड्रिसेप्स मसल हो गई, मेरी नेक की मसल्स हो गई। दूसरी तरीके की मसल्स होती है मेरी कार्डियक मसल, जो मेरी हार्ट की मसल। जी पेरेंट्स, कार्डियक मसल एक अपने में ही एक स्पेशलिस्ट मसल है जो कि बॉडी में और कहीं नहीं मिलती, वो सिर्फ हार्ट में ही मिलती है। और तीसरी जो मसल होती है वो होती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहने का मतलब है कि मेरी इंटेस्टाइन भी मसल से बना है, मेरा जो स्टमक है वो भी मसल से बना है, मेरे लंग्स में भी मसल है। तो वो सारे जो कि इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन मसल्स को बेसिकली कहा जाता है स्मूथ मसल्स। अब मेरा ना एक्चुअली आप लोगों से एक सवाल है, कितने बच्चों जिनका एक्चुअली प्रोप्रियोसेप्शन पुअर है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं कि मुझे सुसु आ रहा है, पॉटी आ रहा है, मेरे टमी में पेन हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या फिर उनको कहीं पे भी अगर पेन होता है, वो कितने बच्चे एक्सप्रेस कर पाते हैं? शायद वो सारे बच्चे जिनको प्रोप्रियोसेप्शन पुअर है उनको ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मसल्स के थ्रू मैसेज ब्रेन में जाता है, उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। लेकिन जो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, या अगर हम सिंपल भाषा में कहें ना कि बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग इन माय एब्डोमेन, इन माय स्टमक, ये जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जब ब्रेन तक मैसेज पहुंचा के लेके जाते हैं, उन रिसेप्टर्स को कहा जाता है इंटेरो रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे ना 2 सवाल उठता है, क्या प्रोप्रियोसेप्टर्स एंड इंटेरोसेप्टर्स सेम है या दोनों अलग हैं? और अगर सेम है तो फिर क्या जो प्रोप्रियोसेप्शन के फीचर्स प्रॉब्लम है वो इंटेरोसेप्टर्स में भी आएंगे, या फिर अगर मेरा प्रोप्रियोसेप्टिव में प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे इंटेरोसेप्टर्स में प्रॉब्लम हो? तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे पहले ना हम समझते हैं बिकॉज़ यहाँ के इस वीडियो के बाद ना 2-3 क्वेश्चंस आएँगे और डेफ़िनेटली मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आएँगे कि सर मैं अपने बच्चे को सुसु पॉटी कैसे समझाऊँ? उसको इंडिकेट ही नहीं करता, उसको समझ ही नहीं आता। तो उस वीडियो पे पहुँचने के लिए ये वीडियोज़ पेरेंट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर मेरा इंटेरोसेप्टर पुअर है, ये तो कंफर्म है कि ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कितना खाना है, क्या मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पेन हो रहा है कहीं पे। तो अगर ये मैसेज ब्रेन तक ठीक तरीके तक नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब है कि आपके बच्चे का इंटेरोसेप्टर पुअर है। ये तो कंफर्म्ड है। और ऑटिज्म में ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये बहुत कॉमन होती है। इन प्रॉब्लम्स की इन प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम ये है कि बच्चा तो वैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा,
और इनफैक्ट अगर उसके इंटेरोसेप्टर्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे और वो बेचैन बैठा है किसी भी तरीके से, तो हम क्या देखेंगे? एक इमोशनल आउटबर्स्ट देख सकते हैं या फिर एक बिहेवियर देख सकते हैं उस बच्चे का, बिकॉज़ एक्सप्रेशन तो ऑब्वियसली लैग हो रहा है उसका यहाँ पे। तो हमें ना इंटेरोसेप्टर्स को मज़ाक नहीं लेना चाहिए और हमें ना बहुत सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहिए, और हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट से हम इन इंटेरोसेप्टर्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। वेल पेरेंट्स, देखिए मैं ना अगेन मेरी हर एक वीडियो जो सेंसी सिस्टम पे बनी होगी या इनफैक्ट जिसमें मैंने ट्रीटमेंट शेयर किया है आप लोगों से, मैंने हमेशा एक चीज़ बहुत सिंपली बताई है, स्टिक टू द बेसिक। अगर आपके बेसिक बच्चे के क्लियर नहीं होंगे तो आपके किसी भी सेंसी सिस्टम में डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। और जब मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्टाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोप्रियोसेप्शन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टिबुलर। इस वीडियो में इंटेरोसेप्शंस के लिए मैं खासकर जो चीज़ आपके लिए उठा के लाऊंगा वो उठा के लाऊंगा मैं प्रोप्रियोसेप्शन। अगर आपके बच्चे का प्रोप्रियोसेप्शन पुअर है, आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी डिटेल में प्रोप्रियोसेप्टिव के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आपको पता लगेगा कि वेदर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है प्रोप्रियोसेप्शन के साथ या नहीं। तो इमेजिन करिए कि अगर आपके बच्चे का प्रोप्रियोसेप्शन वीक है, तो ये डेफिनेटली है कि उसका इंटेरोसेप्शन इम्पैक्टेड होगा, लाइक वो भी वीक होगा। अब ये मेरे लिए बताना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर प्रोप्रियोसेप्शन बच्चे का बेटर नहीं होगा तो इंटेरोसेप्शन भी बेटर नहीं होगा। मैं ना आपको ये चीज़ एक एग्ज़ाम्पल की तरह समझाता हूँ। अब इमेजिन करिए कि एक बच्चा है जो भी बम्पी चाइल्ड है, वो यहाँ गिर रहा है, वहाँ गिर रहा है, वो भागी जा रहा है, उसको पता नहीं कि वो स्पेस में कहाँ है, उसको ये भी नहीं पता कि उसको चोट लगी है या उसको ऊपर से नीचे नहीं गिरना। तो आप खुद इमेजिन करिए, इस बच्चे को आप विजुअलाइज़ करिए और बताइए कि जिस बच्चे में इतने मेजर इश्यूज़ हैं, क्या वो एक्चुअली अपने सुसु-पॉटी या उसको खाना खाना या प्यास लगी है ये बताएगा? बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये तो बहुत दूर की चीज़ है। सो बेसिकली अगेन मैं ये कहूँगा कि जब बच्चे को अपने बारे में अवेयरनेस नहीं है, अपने पेन सेंसेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, अब वो बार-बार गिरता जा रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि उसको बम्प नहीं करना, वो रिस्क टेकिंग है, वो हाइट से ऊपर से नीचे कूद ही जा रहा है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके इंटेरोसेप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे, बिकॉज़ प्राइमरी जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए वो है प्रोप्रियोसेप्टिव स्ट्रॉन्ग करना। अगेन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, तो प्राइमरी चीज़ अगर आपके बच्चे का इंटेरोसेप्टर वीक है, तो आपको पहले उसका प्रोप्रियोसेप्शन ठीक करना पड़ेगा, उसका वेस्टिबुलर सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। और हमें पता कैसे लगेगा कि उसका ये इम्प्रूव हुआ है, वेस्टिबुलर या प्रोप्रियोसेप्टिव इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ? तो आपके बच्चे का नेम रिस्पॉन्स, आई कॉन्टैक्ट, स्टेबिलिटी, इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि उसकी थिंकिंग स्किल्स, उसके रिस्पॉन्सेज़, उसके इमिटेशंस, इन सब में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो इंटेरोसेप्टर्स पे वर्क करने के लिए ये प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चे में अचीव करनी पड़ेंगी। बिकॉज़ जब तक वो ये अचीव नहीं करेगा, ट्रस्ट मी, आप जितने भी हाई लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब हम सेकंड केस लेते हैं जहाँ पे अब बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। अब वो बैठने भी लगा है और जो मैंने आपको बताया उसके इमिटेशंस भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। वो एनवायरनमेंट से सीख भी रहा है, वो लर्न भी कर रहा है, वो एक्सप्रेस भी कर रहा है, वो पॉइंट भी कर रहा है, वो हाथ लेके मम्मी-पापा का लेके जा रहा है और वो बता रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इसका मतलब है कि नाउ उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है। अब यहाँ पे ना मैं आपको 2-3 प्रोसेस बताता हूँ जिससे कि हम लोग इंटेरोसेप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक, जब बच्चे का प्रोप्रियोसेप्टिव स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑटोमैटिकली ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो उसके इंटेरोसेप्शन में आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो ऑटोमैटिकली उसकी मेबी थर्स्ट, हंगर, सुसु, पॉटी ये सब चीज़ें वो बताने लगेगा ऑटोमैटिकली। ये लेकिन इस केस में ना थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बेसिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट आप उसको देते रहिए और वेट करिए कि क्या वो बता रहा है या नहीं बता रहा। ये तरीका है, एक्चुअली रियल वे है आपको इंटेरोसेप्टर्स पे वर्क करने का। अब दूसरे तरीके में हमें क्या करना है कि हम लोगों को ना बच्चे के साथ एक लिंक बनाना है। अब जब बच्चा थोड़ा अवेयर हो गया है ना, तो पेरेंट्स मैं ये बोलूँगा कि आप बच्चे को आई कॉन्टैक्ट में लीजिए, उसके साथ ढेर सारा प्ले करिए, ढेर सारा टिंगलिंग प्ले करिए और लाइक उस लेवल पे बच्चा आना चाहिए कि बच्चा अपने आप आपको आके हग कर रहा है, बच्चा आपको देख रहा है। उस केस में
अब हो गया क्या, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है ना, वो आपकी बातें सुनने के लिए लायक हुआ है। तो आप अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि अगर प्यास लगी है तो पानी पियो, तो सोशल स्टोरीज़ के थ्रू, विजुअल कार्ड्स के थ्रू आप ये चीज़ें समझा सकते हैं। अब वो ये चीज़ें समझेगा, वो सीखेगा एंड आप देखेंगे कि धीरे-धीरे उसको जो इंटेरोसेप्शंस है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और ये पॉइंट मुझे लगता है कि सिर्फ़ स्पेशल नीड बच्चों के लिए नहीं, हर बच्चे के लिए ये वैलिड है कि आप बच्चे का एक रूटीन बनाएँगे। इतने घंटे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे वॉशरूम जाना है, हम इतने बजे नाश्ता करेंगे, इतने बजे डिनर करेंगे। बिकॉज़ हमारे ब्रेन का ना एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ना मेरी बॉडी की सर्केडियन साइकिल को मेंटेन रखता है। तो जब आप अपने बच्चे को शेड्यूल में रखते हैं, जो कि इनिशियली आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप हार मत मानिए और आप ट्राई करते रहिए। तो जब बच्चा उस सर्केडियन साइकिल में आता है, जब हाइपोथैलेमस को बहुत कंफर्टेबली पता लग जाता है, तो वो उसी तरीके से अपने हार्मोन्स सिक्रीट करता है। अगेन मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल्स की तरह समझाऊँगा। जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट होता है, हमारा मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट होने लग जाता है, जो कि हमें एक नींद इंड्यूस करता है। आप कभी भी देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा उजाला है तो मेलाटोनिन हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं करती है। कहने का मतलब है, इसे हम सर्केडियन साइकिल कहते हैं कि जब बच्चे में डे टू डे रूटीन में अगर आप किसी चीज़ को डालेंगे, उसके सोने से लेके, उसके पॉटी टाइम से लेके, उसके सुसु टाइम से लेके, उसके खाने, वो कितना पानी पीता है, कितने पानी पीने में उसकी प्यास खत्म होती है, कितना खाना खाने से उसका पेट भरता है, और इसको आप बहुत लंबे टाइम तक आप उसी रूटीन में रखेंगे ना, तो उसका जो हाइपोथैलेमस है, उस सर्केडियन साइकिल को बेटर तरीके से समझेगा, उसी तरीके से अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, और इससे इंटेरोसेप्टर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। सो पेरेंट्स, आपको ये तो समझ आ गया कि इंटेरोसेप्टर्स में हम डायरेक्ट नहीं वर्क कर सकते, हमें प्रोप्रियोसेप्टर्स पे वर्क करना है, हमें उसकी रूटीन शेड्यूल को मेंटेन रखना है, और उससे ढेर सारे रिस्पॉन्सेज़ लेने और देखना है कि क्या वो अवेयर हो रहा है या नहीं। आप ये ट्राई करिए। आई एम वेरी मच श्योर, कई बार क्या होता है कि कई बच्चे यूँ सीख जाते हैं सुसु पॉटी ट्रेनिंग, और कई बच्चों को बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो सीखते हैं। तो आपको बहुत मेहनत करनी है, ख़ासकर इंटेरोसेप्टर्स, बिकॉज़ ये ऐसे हमारे रिसेप्टर्स हैं जिनको मैं ना टच करके इम्प्रूव कर सकता हूँ, ना मैं फ़ील करके इम्प्रूव कर सकता हूँ। हमारे पास यही तरीका है कि जितना बच्चा नॉर्मल होगा, उसके सारे सेंसरी सिस्टम्स जैसे सेटल होंगे, तो ऑटोमेटिकली इंटेरोसेप्टर्स भी सेटल होना स्टार्ट होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और अब आप कहीं पे भी ये वर्ड इंटेरोसेप्टर सुनेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली इंटेरोसेप्टर्स होते क्या हैं। और आप प्लीज़ इस वीडियो को बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर हों। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी टॉपिक के बारे में समझना है, जानना है, आप लिखिए, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू।